निर्गुनिया जी के घर से चलते समय मैंने उनके द्वारा अंकित पुराने संस्मरणों की पुरानी कॉपी बुक लेता आया था। महीन महीन कच्चे अक्षर सधे हाथों बड़ी तरतीब से लिखे थे। लिखित सुंदर न होने पर भी साफ थी। ये निर्गुनिया भी अजब हैं। टुकड़े टुकड़े में तो अपनी जीवन कथा इन्होंने काफी लिखी है, परंतु समझ में नहीं आता कि इन्होंने विधिवत आत्मजीवनी क्यों न लिखी। इनकी पहली कॉपी जो मैंने देखी थी वो आज से 3 वर्ष पहले की थी। मानस चतुष्टय समारोह के प्रचार ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया था। यह नोटबुक उस नोटबुक से कहीं अधिक पुरानी है। इसे इन्होंने अफसर बेगम के घर से लौटने के बाद अपनी जीवन घटनाओं को बांधने के लिए लिखा था। सबसे मजे की बात इस नोटबुक में यह है कि इसका आरंभ अयोध्या कांड के एक दोहे से हुआ है। जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जाही जासु, मुकुता हल गुन गन चुनहि राम बसहु हिय तासु। जीवन के नए नए अनोखे अनुभवों से सुई के छेद में से गुजरने वाले हाथी की तरह वे अपने कड़वे मीठे अनुभव लिखना चाहती हैं। हंस की तरह अपना नीर शीर विवेक जगाना चाहती हैं। और इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्तिमयी काव्य प्रतिभा का सांस्कारिक सहारा लेकर राम रूप परम सत्य को अपने हिय में बसाने के लिए प्रार्थनारत भी हैं। अजब है ये तुलसीदास की रामायण, जिसने मेरी पीढ़ी तक को एक बचपन में ही इस तरह से सांस्कारिक छाप छोड़ी थी। कामशुदा से टूटी हुई अपनी जन्मपत्री को अपने ही हाथों से बिगाड़ने वाली इस मदन दीवानी स्त्री में आज के लगभग 38-40 वर्ष पूर्व भी तुलसीदास की रामायण के संस्कार गहराई में जमे हुए थे। बल्कि यह कहूँ कि दो छोरों के दोनों सिरों पर दोनों प्रकार का चुंबकीय आकर्षण भरपूर शक्ति के साथ समाया हुआ था। कभी कभी सोचता हूँ, अवसर पा जाती तो कदाचित यह अनोखे हरिभक्त के रूप में भी चमक सकती थी। सूरदास की एक पंक्ति के अनुसार निर्गुनिया का आधा व्यक्तित्व निर्मल नीरा नदी के समान है और उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू उस नाले के समान है जिसमें मैलों ही नीर भरो। लेकिन क्या ये अकेली श्रीमती निर्गुनिया के व्यक्तित्व में ही ऐसा अंधेरे उजाले का विरोधाभास मिलता है? क्या औरों में नहीं होता ये सब? मैं समझता हूं कि मनुष्य की चेतना के 2 रूप होते हैं, एक सुप्त, दूसरा जागृत। जागते व्यक्तित्व में कभी कभी अजब खेल दिखलाई देता है। ऊपर से सदा बंधा, परम पवित्र, शुद्ध आचरण युक्त प्राणी एक दिन सहसा कोई ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए नितांत अकल्पनीय, अकरणीय लगता हो। तब कौन सी चेतना सुप्त मानी जाएगी और कौन सी जागृत? लक्ष्मण जाग रहे थे, मेघनाद सो रहा था। जागते हुए लक्ष्मण परम शक्तिशाली और तेजोमय लग रहे थे। लेकिन एक दिन एकाएक मेघनाद जग पड़ा और उसके जगते ही लक्ष्मण अशक्त से पराजित होकर बेहोश हो गए। तब चेतना के किस रूप को सुप्त माना जाए और किसे जागृत? मैं समझता हूं कि सोती जागती भावात्मक चेतना मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र के कपाट न खुलने तक हर हालत में लंगड़ा कर ही चलती है। चेतना का जागृत तत्व नीरशीर विवेकाधार ज्ञान ही है। जब वह जागता है तो चेतना भी सजग होती है। 38-40 वर्ष पहले निर्गुनिया का अविवेकी मन भी जागृत सुप्त अवस्था में अपने जी का मरम लिखने से
पहले गोसाई जी के शब्द में हंसिनी बनकर नीर शीर विवेक के लिए पुकारता है। शायद इसी प्रकार के आग्रह से ही उसे यह वर्तमान व्यक्तित्व मिला है। पतन में उत्थान, प्रसुप्ति में जागरण इसे ही कहते हैं। वाह रे निर्गुनिया, तुझे हम वली समझते जो न वादख्वार होती। उस दिन तो घर आकर सो गया। उस रात पढ़ने की ताब न थी। दूसरे दिन दोपहर के बाद ही निर्गुण कथा पढ़ने की फुर्सत मिली। राम को अपने हिये में बसाने की अरदास वाला दोहा लिखकर निर्गुनिया जी ने लिखा।